हेलो दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। वो यूथ के इंस्पिरेशन के साथ साथ इंडिया के लीडिंग बिजनेस टाइकून और इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। जी हाँ, आज हम श्री रतन टाटा जी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 मुंबई में एक पारसी फैमिली में हुआ। इनके पिताजी का नाम नवल टाटा है और माँ का नाम सोनू टाटा है। रतन टाटा ने अपनी स्कूलिंग कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई और बिशप क्वार्टर स्कूल शिमला से की है। 1948 में जब वो 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद उन्हें उनकी दादी माँ ने संभाला और उन्हें एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ का पाठ पढ़ाया, जिसे रतन टाटा आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के कोरोनल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बैचलर्स डिग्री प्राप्त की। अपने टाटा नाम को यूज़ ना करके खुद के दम पे पढ़ने की इच्छा के वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन ख़त्म होने तक होटल में बर्तन मांजने जैसे काम किए। 1961 से उन्होंने अपना करियर टाटा स्टील के शाफ्ट फ्लोर पे काम करने से शुरू किया। 1970 तक वो टाटा के अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे। फिर उन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में JRD टाटा ने उन्हें नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दी, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काफ़ी घाटे में काम कर रही थी। अगले 3 साल में रतन टाटा ने इस कंपनी को खड़ा किया और नेल्को के मार्केट शेयर्स 2% से 20% तक लाए। उन्होंने इस कंपनी के सारे डेब्ट्स क्लियर कर इस कंपनी को वापस एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया था। लेकिन देश में आने वाली आर्थिक मंदी के कारण उन्हें नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। ये रतन टाटा के जीवन में पहला सबसे बड़ा फेलियर था। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। 1977 में उन्होंने टाटा ग्रुप के एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि बंद होने के कगार पर थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए मैनेजमेंट से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का ऑफर रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जल्द ही ये कंपनी भी बंद हो गई। रतन टाटा के जीवन में ये दूसरा बड़ा फेलियर था, लेकिन इससे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने मिला। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। 1993 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया। बहुत लोगों का कहना था कि रतन टाटा इस पोस्ट के लायक नहीं है, पर JRD टाटा ने किसी की ना सुनते हुए रतन टाटा को चेयरपर्सन बना दिया और यहाँ से शुरू हुई रतन टाटा की लीडरशिप की जर्नी। वो पहले से ही काफ़ी विजनरी थे और अब उन्हें मौका मिल गया था अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का। अपने विजन, लगन, आइडियाज़ और मेहनत से रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया। ये सब क्वालिटीज़ के साथ वो काफ़ी अच्छे ओरेटर भी थे, जिससे वो अपने आइडियाज़ और विजन्स को सही तरीके से दूसरों के सामने रख सकते थे। 1998 में रतन टाटा ने कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग हर टाटा एम्प्लॉय को सेम रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो कोई प्यून हो या कंपनी का MD। टाटा पहले ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, पर आम इंसान का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह से इंडिया में बनी लग्जरी कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का ये प्रोजेक्ट एक सपना था और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट या कार एक्सपर्ट्स ने इस कार को पूरी तरह क्रिटिसाइज़ किया और इसका नतीजा टाटा इंडिका की सेल्स पे हुआ। टाटा इंडिका को मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और 1 साल के अंदर अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ।
जिसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर काफ़ी बुरा भला सुनना पड़ा। तब उन्हें उनके कुछ करीब लोगों ने और इन्वेस्टर्स ने टाटा इंडिका के वजह से हुए लॉस को ओवरकम करने के लिए किसी दूसरी कंपनी को भेजने के सुझाव दिए। जैसे कि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की थी और उससे काफ़ी नुकसान हुआ था, तो रतन टाटा ने ये सुझाव सही समझा और अपनी टीम के साथ इसका प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास ले गए। फोर्ड के साथ इनकी मीटिंग करीब करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का व्यवहार रतन टाटा के साथ काफ़ी बुरा और रूखा था। बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, अगर तुम्हें कार बनानी आती नहीं थी तो इस बिज़नेस में इतना पैसा क्यों लगाया, और ये कंपनी खरीद के हम तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लगी। वो रातों रात अपने पार्टनर के साथ मीटिंग छोड़कर वापस चले आए। पूरे रास्ते वो उस मीटिंग के बारे में सोच के अपमानित सा महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपनी कामयाबी से बिलफोर्ड को जवाब देना था। वापस जाके उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पे डाला, सालों तक रिसर्च की और अपनी पूरी जान लगा के इंडिका का न्यू वर्जन EV2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में रतन टाटा का कार का बिजनेस अच्छे से चलने लगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाने लगा। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रही थी और 2008 के आते आते बैंकरप्ट होने के कगार पे थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनके लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया। बिल फोर्ड उसी तरह अपनी टीम के साथ मीटिंग करने पहुंचे जैसे कि कभी रतन टाटा अपनी टीम के साथ गए थे। रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड 2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से खरीदा, परंतु इस बार बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीद के हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज ये कंपनी टाटा ग्रुप का पार्ट है और मार्केट में अच्छे से मुनाफे के साथ बढ़ रही है। जैगुआर और लैंड रोवर की तरह रतन टाटा ने कई कंपनीज को खरीदा। 2000 में टाटा ने कनाडा की टी बैग्स की कंपनी टेटली को खरीदा और आज वो दुनिया में सबसे ज़्यादा टी बैग्स बनाने वाली कंपनी है। कोई भी इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी को टेक ओवर करने वाली ये सबसे बड़ी डील रही है। 2004 में साउथ कोरिया के डेवो कमर्शियल व्हीकल को रतन टाटा ने खरीदकर बाद में उसका नाम टाटा डेवो कमर्शियल व्हीकल रखा। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा, जो एक स्टील कंपनी थी जिसका नाम बाद में टाटा स्टील ग्रुप रखा गया। 2008 में स्कूटर पे घूमने वाली मिडिल क्लास लोगों का खुद का कार सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 1 लाख रुपए में मिलने वाली टाटा नैनो कार बनाई। शुरू में इस कार को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बाद में इसकी चीप कार की इमेज बन गई, जिससे कि टाटा नैनो फ्लॉप हो गई। इंटरनेट की ताकत को जानते हुए रतन टाटा ने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोलैबोरेट किया, जैसे कि स्नैपडील, ओला और कई सारे। 28 दिसंबर 2012 में 74 इयर्स की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोजीशन से रिज़ाइन किया। उन्हें किताबों और जानवरों से काफ़ी लगाव है। वो अपने 2 कुत्तों के साथ कोलाबा के एक फ्लैट में रहते हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल के करियर में कंपनी का रेवेन्यू 40% और प्रॉफिट 50% तक बढ़ाया। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनी है जो 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। रतन टाटा को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। देश के प्रति जिम्मेदारी और प्यार के लिए टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा
देश के चैरिटी के लिए डोनेट करता है, जैसे कि गरीबों की पढ़ाई, मेडिकल फैसिलिटीज़ और रूरल डेवलपमेंट में। कोरोना वायरस से इंडिया की जंग में भी उन्होंने 500 करोड़ देने का वादा किया है। उनका मानना है, अगर एक इंसान की पढ़ाई, पैसा और नॉलेज उसके देश के लिए नहीं काम आ सकता, तो वो नॉलेज किस काम का है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी मशीन में भी सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। ऐसा कहना है श्री रतन टाटा जी का। इन्होंने भी अपने लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे, पर कभी हार नहीं मानी और डटे रहे। यही कारण है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का इस मार्केट में 150 इयर्स से भी ज़्यादा साल तक टिके रहकर अच्छा परफॉर्म करने का। इसके अलावा रतन टाटा जी की और कई इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं। अगर आपको कोई पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।